हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 दिसंबर और जानेंगे 26 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत में हाथियों की अप्राकृतिक मौत के क्या कारण हैं। सर जानेंगे आज के इस वीडियो में कि भारत में हाथियों की अप्राकृतिक मौत के क्या कारण हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है करंट अफेयर का, आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सब स्टूडेंट्स ने इसको पूरा वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के बीच पूरे भारत में 600 हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है कुछ डाटा जो है मतलब कि दिया गया है। ठीक है, वो डाटा क्या है कि 2009 से और 2019 के बीच मतलब कि 10 साल हो गए। ठीक है, 10 साल में जो है पूरे भारत में 600 हाथियों की जो मौत है वो बिजली के करंट से हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बैड न्यूज़ होती है हम सभी के लिए कि हमारे मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो इस तरीके के मौत का शिकार बनते हैं। ठीक है, अभी शिकार कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं आगे के पॉइंट्स में। बात करते हैं मुख्य बिंदु की। कुल मौतों में से 116 कर्नाटक में कितनी है? 116 कर्नाटक में, 117 उड़ीसा में, जबकि 105 असम में हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी शून्य मौतें हुई हैं। यहाँ पर जो 3 राज्यों को जो है मुख्य रूप से दर्शाया गया है। कर्नाटक जिसमें कि 116 मौतें हुई हैं, उड़ीसा 117 मौतें हुई हैं, जबकि असम में जो है 105 मौतें हुई हैं। हाल ही की एक न्यूज़ थी कि एक हथिनी को जो है पटाखे से भी मारा गया था, अगर किसी को याद है। ठीक है, तो इतने डाटा को आपने याद रखनी, 3 स्टेट्स को खास करके कर्नाटक, उड़ीसा और असम को। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कर्नाटक में मौतों का डाटा क्या है? कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक अप्राकृतिक हाथियों की मौत की रिपोर्ट कर रहा है। अब कर्नाटक को ही क्यों दिया? क्योंकि कर्नाटक में पहले ही बताया गया कि 117 मौतें जो है कर्नाटक में हुई हैं। 116 सॉरी, ठीक है, 116 जो है कर्नाटक में हुई हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट कर रहा है कर्नाटक से। कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक अप्राकृतिक हाथियों की मौत की रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि इस संख्या में कमी आई है, लेकिन हर साल 5 से 6 हाथियों की मौत करंट लगने से होती है। किससे? मेन जो मुख्य पॉइंट यहाँ पे रखा गया हाथी की मौतों का, हाथियों की, वो क्या रखा गया? करंट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करें तो देखिए, जून 2021 में कोडाकू में 4 हाथियों की मौत हो गई थी। अब देखिए कोडाकू कहाँ पर है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता। कोडाकू जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कहाँ का जिला है? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक का जिला है। यहाँ पर 4 हाथियों की मौत 2021 में हुई थी, जबकि अक्टूबर 2020 में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलुरु में 2 नर हाथियों की करंट लगने से मौत हुई थी। यहाँ पे इस वाले पॉइंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो कोडाकू, ठीक है, जो कि कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही बन्नेरघट्टा ये एक नेशनल पार्क है बेंगलुरु की। यहाँ पर जो है इन 2 पॉइंट्सों का ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, कोडाकू और जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलुरु में। ठीक है, और यहाँ पर भी किससे हाथियों की मौत हुई है? करंट लगने से। ठीक है, हाथियों की मृत्यु तब होती है जब वे निजी भूस्वामियों द्वारा लगाई गई बिजली की बाढ़ के संपर्क में आते हैं। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि हाथी के भी ऐसे घर हो जिस प्रकार की मनुष्य के घर होते हैं, क्योंकि मनुष्य तो एक सेफ रहता, जबकि हाथी जो है जंगल में, कभी किसी नदी में, कभी कहीं, ठीक है, कभी रोडों पे। ठीक है, इस तरीके से वो जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या इनकी मौत कैसे हुई? जितने भी भूस्वामी होते हैं, निजी भूस्वामी, इनके द्वारा जो है बिजली की बाढ़ लगाई जाती है, और उसी बाढ़ के संपर्क में जब हाथी आ जाते हैं, भाई वो जो करंट होता है, करंट का जो है जितना भी वोल्टेज का होता है वो उनसे सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है मर जाता है। जब आम आदमी मर सकता है, जानवर भी मर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा किससे मौत हो रही है? बिजली से ही तो हो रही है, करंट लगने से, जो निजी भूस्वामियों द्वारा लगाई जाती है बिजली की बाढ़। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हाथियों को बचाने के लिए सरकार का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो सरकार की इंपॉर्टेंट रोल आता है कि सरकार क्या अपना मतलब की स्टेप रहती है टूवर्ड्स
सेफ ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स को सेव करने के लिए, सेफ फॉर। ठीक है, सो सरकार जो है हाथी श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। तो ये जो सरकार है वो किस किस को कर रही है, एक तो स्टेट को कर रही है और साथ ही जो है यूनियन टेरिटरीज को जो है कर रही है। किसके लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक एक योजना है उसके तहत फाइनेंशियल और जो टेक्नोलॉजी जो हेल्प है उसको जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सरकार का इंपॉर्टेंट रोल हुआ यहाँ पे हाथियों को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, सो जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया था। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 1992 में शुरू किया था। क्यों किया गया था, ये जो जितने भी जंगली हाथियां हैं इन सभी के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा जो किया गया वन्यजीव प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसके प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो सरकार करे इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से जो है सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करे, किसको करेगी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, ताकि वो जो वन्य जीवों का प्रबंधन कर सकें। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, सो आप वो मुझे जो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जाती है। सो किस क्या क्या उद्देश्य है जिसके द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, योजना क्या थी, देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये जो है योजना थी। ठीक है, सो देखिए हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा, किसकी, हाथियों और उनके जो आवास हैं और साथ ही उनके गलियारों की सुरक्षा करना, ये सरकार का इसमें मोटिव रहा है, ये जो एलिफेंट योजना थी। ठीक है, और मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना, एड्रेसिंग द इशू ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, और बंदी हाथियों का कल्याण। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर रखना। नेक्स्ट बात करें तो योजना का क्रियान्वयन क्या है। तो ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश आता है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है। सो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 16 राज्यों में किया जाता है, जिनका मैं नाम आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिसके अंतर्गत जो है आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटका, ठीक है, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है। सो आपने इनके नाम जरूर याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब अनुग्रह राशि, इसके अंदर जो एक अनुग्रह राशि भी है इस योजना में, जो है मानव की अगर मृत्यु होती है, फिर चोट लगती है मानव को या संपत्ति को नुकसान और फसल के नुकसान के मामले में अनुग्रह राशि का प्रावधान भी है। ठीक है, एलिफेंट योजना में। और एशियाई हाथी संरक्षण की स्थिति क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कुछ न्यूज़ में अभी आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इसी के बारे में। सो एशियाई हाथी संरक्षण की स्थिति जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट या फिर लुप्त प्राय श्रेणी है। ठीक है, जो कि संरक्षण की स्थिति में किस किस को संरक्षण करना है उसकी एक रेड लिस्ट है जो कि लुप्त प्राय श्रेणी है। सो IUCN के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, 1 बाय 1 पॉइंट्स को बताता चलूँगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को नोट करना है वो नोट करते चलिए, हेल्प मिलेगी आप सभी को। सो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक है, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट्स बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, पर्पस है इसका कि मैसेज फॉर सोसाइटी के लोगों को ये मैसेज पहुंचाना कि उन सभी को जो है एनिमल्स और जो प्लांट्स को जो है सुरक्षित रखना है। ठीक है, साथ ही जो है क्या करता है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को भी बेहतर बनाने के लिए एक्टिव रहता है। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष में जो एक लिस्ट जारी करता है जिसके अंतर्गत जो संकट में हो
या फिर विलुप्त हो रहे एनिमल्स हो या फिर कोनो प्लांट्स हो, ठीक है। और ये जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट मैंने बताया ये जो 1963 में जो स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी रेड लिस्ट? 1963 में जो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और एक पॉइंट्स है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है। ये किसके लिए? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है। और ये सबसे पुराना जो है, एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। ये इतने पॉइंट्सों को आपने IUCN से याद रखने दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइट्स परिशिष्ट पशु, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना है, साइट्स परिशिष्ट पशु। और भारत का वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में जो इन सभी को लगाया था। इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट एनिमल्स में, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगा होगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स को बताएं इंपॉर्टेंट थे, याद रखना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से मिलते रहेंगे आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।